Dear students, Assalamu alaikum. Today we are dealing with chemistry, class 9, unit number 4, structure of molecules. Our topic today is types of chemical bond, and we are dealing with ionic bond. This is our second lesson at the channel. Let's start. Types of chemical bonds. देखें टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स जो है उसका इसकी डिपेंडेंसी या इसका इन्हिसार किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं ये किस तरह से कंबाइन करते हैं बॉन्डिंग प्रोसेस के अंदर, ये डिपेंड करता है कि टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड कौन सा होगा। तो टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड डिपेंड्स अपॉन द वे हाउ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व्ड इन बॉन्डिंग। बाद वक़्त सारे वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सब बॉन्डिंग प्रोसेस में भी इन्वॉल्व नहीं होते, तो इसलिए हमने ये बॉन्डिंग का वर्ड साथ लगा दिया है। वरना वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तो बहरहाल होते ही हैं जो बॉन्डिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन इनर शेल्स का कोई इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं होता। तो इस बुनियाद के ऊपर हमारे पास 4 टाइप्स के केमिकल बॉन्ड्स हैं जो बन सकते हैं। तो नंबर 1 जो है वो आयनिक बॉन्ड है हमारा। जैसा कि नाम से जाहिर है कि आयनिक बॉन्ड में पहले आयन फॉर्मेशन होगी और उसके बाद जो है वो बॉन्ड बनेगा। तो आयनिक बॉन्ड में यहाँ पिक्चर में आपको नज़र आ रहा होगा, आगे जाके हम उसको डिटेल में ज़्यादा डिस्कस करना है। आज हमारा ये टॉपिक है कि पहले आयन फॉर्म होंगे और आयन फॉर्मेशन हो जाएंगे, दोनों अपोजिट चार्ज आयन्स होंगे और फिर उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी अपोजिट चार्जेस की वजह से, उसकी वजह से इनके दरमियान बॉन्ड डेवलप होगा। कोवेलेंट बॉन्ड जो है इस नाम से इसमें भी थोड़ा हिंट मिल रहा है कि दो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आपस में बॉन्ड बनाएंगे, तो दोनों के दरमियान शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी। जैसा कि इसमें हाइड्रोजन में आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों तरफ से एक एक शेयर होकर दोनों का डुप्लेट कंप्लीट हो रहा है, तो ये हमारा कोवेलेंट बॉन्ड होगा। इस पर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में बात करेंगे। उसके बाद हमारा डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड है। अब कोवेलेंट बॉन्ड में शेयरिंग बोथ साइड से हो रही थी, और डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड में जैसा कि ये पिक्चर से आपको जाहिर हो रहा है कि ये अमोनिया NH3 जो है इसका जो लोन पेयर है, इस पर भी हम इंशाल्लाह डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड में बात करेंगे कि ये लोन पेयर जो है ये डोनेट हो रहा है अमोनिया की तरफ से हाइड्रोजन आयन को। तो ये बॉन्डिंग चूँकि वन साइडेड है इसलिए इसको हम डेटिव कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो शेयरिंग वन साइड हो तो डेटिव कोवेलेंट, अगर बोथ साइड से हो तो कोवेलेंट बॉन्ड। उसके बाद हमारा है मेटालिक बॉन्ड। ये पता चल रहा है नाम से कि मेटल्स के दरमियान में बन रहा है, और मेटल्स में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या ये दरमियान में जो आपको नज़र आ रहा है इस पिक्चर के अंदर, ये फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से मेटल्स के दरमियान ये बॉन्ड बनता है। इस पे भी हम इंशाल्लाह अगले आने वाले लेसन में बात करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो है आयनिक बॉन्ड। उससे पहले हम थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल को एक दफ़ा नज़र दौड़ाते हैं। पीरियोडिक टेबल हम पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो ये देखें, ये ग्रुप 1 है हमारा, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। लेकिन इसमें हाइड्रोजन जो है वो मेटल नहीं है, ये नॉन मेटल है, तो इसलिए ये डिफरेंटली बिहेव करती है। ठीक है, इसकी हम, लेकिन बाकी ये जो मेटल्स हैं इनको हम अल्कलाइन मेटल्स कहते हैं। ठीक है, या अल्कली मेटल्स कहते हैं हम इनको। दूसरा हमारा ग्रुप जो है ये अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का है। तो ये दो ग्रुप जो हैं ये फ़िलहाल हम जिनसे ज़्यादा बात करेंगे इस लेसन के अंदर, ख़ास तौर पे फर्स्ट ग्रुप से ज़्यादा बात होगी। तो ये हमारा फर्स्ट ग्रुप जो है जिसके आउटर मोस्ट शेल में, और हमें पता था, हमने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा था कि फर्स्ट ग्रुप में आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, सेकंड ग्रुप में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये आगे हमारी ट्रांजिशन मेटल्स हैं, इनका आज के हमारे लेसन में गुफ्तगू नहीं होगी। लेकिन उसके बाद ये जो हमारा ग्रुप 15, 16 और 17 है, ये हमारे नॉन मेटल्स हैं। ये हेलोजिन्स हैं ग्रुप 17, जिससे ज़्यादा बात होगी हमारी आज के लेसन में, जिनके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इनको ज़ाहिर है 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ऑक्टेट करने के लिए इनको सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो फिर इनका ऑक्टेट यानी 8 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में इनके कंप्लीट हो जाएंगे। और अगर हम लिथियम, सोडियम वगैरह की बात करें तो इनके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर ये 1 लूज़ कर दें तो उनका जो आउटर मोस्ट शेल है वो तो ख़त्म हो जाएगा। जाहिर है एक ही इलेक्ट्रॉन था, तो इलेक्ट्रॉन जब ये लूज़ कर देंगे तो उनका जो सेकंड लास्ट शेल होगा वो इनका अब आउटर मोस्ट शेल बन जाएगा और वो कंप्लीट। तो इससे ये पता चला कि ये फर्स्ट ग्रुप जो है ये एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, तो इस तरह ये केटाइन यानी पॉजिटिव आयन वाला, पॉजिटिव आयन केटाइन फॉर्म कर देगा।
और ये जो हैलोजेंस हैं ये वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेंगी और इन पर ज़ाहिर है एक इलेक्ट्रॉन इनके पास ज़्यादा आ जाएगा प्रोटॉन से, तो इन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यानी ये एनाइन फॉर्म कर लेंगी, तो फॉर्मेशन ऑफ आइंस होंगे। तो ग्रुप 1 जो है वो उन पर +1 चार्ज आएगा, यानी वो केटाइन बनाएंगे। ग्रुप 2 जो उन पर 2+ चार्ज आएगा तो वो भी केटाइन बनाएंगे, लेकिन उन पर 2 प्रोटॉन्स उनके ज़्यादा हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन से, तो उन पर 2+ चार्ज आएगा। और हैलोजेंस पर जो है वो 1 नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन उनका जो है वो ज़्यादा हो जाएगा जो उन्होंने गेन करेंगे वो। तो आयन फॉर्मेशन होगी, और यही आयनिक बॉन्ड जो है वो हमें बता रहा है। तो आयनिक बॉन्ड में हम देख रहे हैं केमिकल बॉन्ड विच इज़ फॉर्म ड्यू टू कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। तो कंप्लीट ट्रांसफ़र का मतलब क्या है कि जो मेटल्स हैं यानी केटाइन जो लूज़ करेगा इलेक्ट्रॉन, वो एनाइन फॉर्मेशन के लिए नॉन मेटल्स जो हैं ग्रुप 17 जैसे हैलोजेंस के हम एग्जांपल ले रहे थे वो गेन कर लेंगी। तो कंप्लीट ट्रांसफ़र इलेक्ट्रॉन से ऑपोजिट चार्जेस जो डेवलप होंगे वो उनकी वजह से जो बॉन्ड बनता है उसको हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। अब हमने जो अभी थोड़ी सी बात की थी कि मेटल्स को हम देखा था कि मेटल्स की टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते हैं। तो हमने कभी बात की तो ये हमने 2 ग्रुप, फर्स्ट 2 ग्रुप्स जो हैं ये हमारे अल्कली मेटल्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते हैं, इनकी टेंडेंसी है, और यही मेटालिक करेक्टर कहलाता है, और यही इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है। ये लफ्ज़ जो मेटल्स हैं इसका मतलब ही ये है कि उनके अंदर टेंडेंसी मेटल्स के अंदर होती है इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की, और यही करेक्टर जो है इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर कहलाता है, या यही मेटालिक करेक्टर कहलाता है। तो ये टर्म्स जो हैं इसका मतलब सिंपली ये है कि ये टेंडेंसी है इनके अंदर इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की और केटाइन बनाने की। अब नॉन मेटल्स की टेंडेंसी क्या है? नॉन मेटल्स को हम देख लेते हैं, जो भी हम बात कर रहे थे ग्रुप 15, 16 और 17, और ख़ास तौर पे 17 की आज हम बात करेंगे, हैलोजेंस की ज़्यादा। तो इनकी टेंडेंसी ये है कि ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगी, जो ये इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे अल्कली मेटल्स, ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे नॉन मेटल्स का। तो नॉन मेटल जो हैं वो इलेक्ट्रॉन को गेन करती हैं, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, जैसा कि आप पीछे पढ़ चुके हैं चैप्टर में, कि इलेक्ट्रोनेगेटिव होती हैं वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करती हैं, उनके अंदर शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को खींचने की, उनको गेन करने की कैपेसिटी है। और यही इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी है कि वो इलेक्ट्रॉन के अंदर उनके लिए उनके अंदर बहुत अट्रैक्शन है और वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकती हैं। तो नॉन मेटल जो हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होती हैं, उनके अंदर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है, और मेटल्स के अंदर टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की, या वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं, या उनका मेटालिक करेक्टर यही होता है कि वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर सकती हैं। तो इस तरह हमें पता चला कि आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए सबसे पहली बात जो है वो आयंस का फॉर्म होना है। अब आयनिक बॉन्ड की हम एग्जांपल दे रहे हैं, ये सबसे कॉमन एग्जांपल है सोडियम क्लोराइड की, जो बुक में आपके डील की गई है, कि 2 मोल्स जो है सोडियम के और वो क्लोरीन के 1 मोल से मिलकर जो सॉलिड है, सोडियम मेटल है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं ये अल्कली मेटल जो हैं। क्लोरीन गैस ये भी बहुत ज़्यादा ज़ाहिर है कि इसके अंदर भी कैपेसिटी है केमिकल रिएक्शन की, बहुत ज़्यादा रिएक्ट करती हैं ये। तो ये दोनों मिलकर क्या बनाती हैं, सोडियम क्लोराइड, जो टेबल सॉल्ट है हमारा खाने का नमक। तो 2 मोल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड ये बना रही हैं। तो अब ये हम ये देखेंगे अभी इसको कि ये कैसे ये काम करती हैं। अब हमारे सामने जो अहम बात है जो हम देखना चाह रहे हैं इस वक्त के सोडियम के अंदर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम देखेंगे कि इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 11 है, यानी इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हमें ये पता चलेगा कि फर्स्ट शेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सेकंड शेल में इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और थर्ड शेल में इसके 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो तब इसके क्या हो गए, Z11, यानी कि इसका एटॉमिक नंबर कंप्लीट हो जाएगा। और क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसका Z जो है यानी कि एटॉमिक नंबर 17 है। तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जब हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा फर्स्ट शेल कंप्लीट है, 2 है उसके अंदर, सेकंड शेल कंप्लीट है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और थर्ड शेल या आउटर मोस्ट शेल जो उसका उसमें 7 इलेक्ट्रॉन हैं। तो सोडियम के पास आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो उसका वो 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, आसानी से लूज़ कर सकता है। और क्लोरीन जो है उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो आसानी से 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, गेन कर सकता है। ये हमारे सामने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ गई कि सोडियम जो है उसका एटॉमिक नंबर आ गया, यहाँ पर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ गई 1s2 2s2 2p6, फर्स्ट शेल कंप्लीट,
सेकेंड शेल कंप्लीट, थर्ड शेल इट हैज़ ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये हमने इसको, और दूसरा क्लोरीन 17 1s2 कंप्लीट फर्स्ट शेल, 2s2 2p6 सेकेंड शेल कंप्लीट, थर्ड शेल 3s2 3p5, इट मीन्स इट हैज़ 7 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल। तो ये आउटर मोस्ट शेल की हमारी आ गई 2 2 4 2 6 और 1 7, और सोडियम का आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। अब ये हमने कहा कि द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ दिस एलिमेंट इज शोन बिलो। ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की डेफिनेशन आपने पहले भी शायद पिछले चैप्टर में देखी होगी कि हम लोएस्ट पॉसिबल एनर्जी लेवल पे रखना, ये ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है। जब आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पढ़ रहे थे तो आपने ये कहा था कि ये लोएस्ट एनर्जी लेवल है, फर्स्ट शेल जो है, सेकंड शेल जो है वो, उसके बाद उसकी एनर्जी हायर है, और थर्ड शेल की उससे ज़्यादा है। तो इसका मतलब होगा जब तक फर्स्ट शेल में जो लोएस्ट एनर्जी लेवल है उसके अंदर जब तक कैपेसिटी होगी तो इलेक्ट्रॉन पहले वहाँ जाएंगे, जब यहाँ से फिल हो जाएंगे तो सेकंड एनर्जी लेवल में जाएंगे, और फिर उसके बाद थर्ड एनर्जी लेवल में जाएंगे, जिसको हम KLMN शेल कह रहे थे। तो वो यही इलेक्ट्रॉनिक ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट है अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, एटम के न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, विद लोएस्ट पॉसिबल एनर्जी लेवल्स। जो लोएस्ट पॉसिबल एनर्जी लेवल होगा वहाँ पर इलेक्ट्रॉन की एडजस्टमेंट, ये हमारी कहलाती है ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन या ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन। कि जब तक लोअर एनर्जी लेवल में कैपेसिटी होगी, इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी ये होती है कि वो वहाँ जाए और हायर एनर्जी लेवल में ना जाए, तो ये हमारा ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कहलाएगी। अब हम पहले इस टॉपिक को में हम पहले बात कर चुके हैं थोड़ी सी कि आयन फॉर्मेशन कैसे होगी, तो हमें ये समझना ज़रूरी है, क्योंकि हम आयनिक बॉन्ड को तभी समझ सकते हैं जब हम आयन फॉर्मेशन को दोबारा थोड़ा सा डिटेल में अब देख रहे हैं। देखें, आउटर मोस्ट शेल में हमने कहा था कि सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन जो है ये क्या कर देगा, लूज़ कर देगा। जब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, चूँकि एक प्रोटॉन जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन से लूज़ कर दिया, लेकिन प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में पड़े हुए हैं और उनकी नंबर तो बराबर है, तो इस पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज़ हो गया। तो अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो क्या हो जाएगी, 1s2 2s2 2p6। तो थर्ड शेल में जो एक इलेक्ट्रॉन था वो थर्ड शेल डिप्लीट हो गया, इसका ख़त्म हो गया। अब इसके पास 2 शेल्स ही रह गए जो कि दोनों अब कंप्लीट हैं, और उसने नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ले ली है। इस तरह क्लोरीन जो है उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया जो सोडियम ने लूज़ किया, तो इसके पास, क्लोरीन के पास अब 8 इलेक्ट्रॉन, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, लेकिन इसके पास प्रोटॉन के मुकाबले में एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, और इस पर अब एक नेगेटिव चार्ज आ गया। तो यहाँ पर केटाइन फॉर्म हो गया और यहाँ पर एनाइन फॉर्म हो गया, और ये 1s2 2s2 2p6 इसके 2 शेल्स अब ऑलरेडी कंप्लीट थे, अब थर्ड शेल भी इसका कंप्लीट हो गया 3s2 और 3p6, उसने आर्गॉन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ले ली। तो इसका मतलब है कि अब ये दोनों जो हैं स्टेबल हो गई। अब यही पिक्चर में जो पहले भी हमने ड्रॉ की, देखें ये आउटर मोस्ट शेल जो था इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, इसने जंप करके ये इलेक्ट्रॉनिक, इसने लूज़ किया तो ये इलेक्ट्रॉन जो है इसने क्या कर लिया, गेन कर लिया। अब इसके 2 शेल्स जो है कंप्लीट हो गए, थर्ड शेल डिप्लीट हो गया, अब 2 शेल ही रह गए, और इसके पास जो थर्ड शेल था वो अब कंप्लीट हो गया ऑक्टेट, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है। अब आउटर मोस्ट शेल जो सेकंड लास्ट शेल है वो कंप्लीट हो चुका है, उसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पर फर्स्ट शेल ऑलरेडी कंप्लीट था, सेकंड शेल भी कंप्लीट था और थर्ड शेल भी कंप्लीट हो गया, तो उसके पास अब आर्गॉन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ गई। अब हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा टॉपिक को देखते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब हमने कहा जब ये आयन फॉर्म हो जाएंगे तो अब होगा क्या, अब ये नेगेटिव आयन, एक पॉजिटिव आयन है सोडियम और एक नेगेटिव आयन है क्लोराइड आयन जो है, और एक सोडियम पॉजिटिव आयन है। तो अब केटाइन और एनाइन फॉर्म हो गए, इन दोनों के ऊपर ऑपोजिट चार्जेस हैं, और आपको पता है कि ऑपोजिट चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, और यही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहलाती हैं। तो इट इज़ जो चार्जेस के दरमियान जो भी फोर्स काम कर रही होती है, चाहे वो अट्रैक्टिव फोर्स हो चाहे वो रिपल्सिव फोर्स हो, उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। ठीक है, इट इज़ अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स बिटवीन 2 इलेक्ट्रिकली चार्ज ऑब्जेक्ट्स। जाहिर है जब ये केटाइन और एनाइन बन गए, इनके ऊपर चार्ज आ गया, हमें नज़र आ रहा है ये चार्ज, तो ये अब इलेक्ट्रिकली चार्ज ऑब्जेक्ट हो गए। एटम वैसे तो न्यूट्रल था, लेकिन जब इसने केटाइन फॉर्म कर दिया, इसने एनाइन फॉर्म कर दिया, तो इनके ऊपर चार्ज आ गया। अब जब चार्ज आ गया तो ये दोनों इलेक्ट्रिकली चार्ज हो गए। तो
अब इनके ऊपर जो चार्ज आया तो इसकी वजह से इनके दरमियान, अब अगर तो ये लाइक चार्जेस होते तो रिपेल करते, लेकिन ये अनलाइक चार्जेस हैं क्योंकि यहाँ एक प्रोटॉन ज़्यादा है तो इसलिए इस पर एक पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है, तो ऑपोजिट चार्जेस हैं। तो लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर वाइल अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो हम देख रहे हैं ये अनलाइक चार्जेस हैं, तो अब हम कह रहे हैं कि बोथ ऑफ दीज एटम्स आर नाउ चेंज इनटू ऑपोजिटली चार्ज आयंस, ठीक है। दे स्टेबलाइज देमसेल्व्स बाय कंबाइनिंग विद ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इन ऑपोजिट चार्ज होने की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, रिपल्शन नहीं होगी, तो ये दोनों कंबाइन होकर सोडियम क्लोराइड बना देंगे। ये सोडियम आयन, ये क्लोराइड आयन, और दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, सोडियम क्लोराइड, द टेबल सॉल्ट। अब द कंपाउंड्स फॉर्म ड्यू टू आयनिक बॉन्ड्स आर कॉल्ड आयनिक कंपाउंड्स। अब इस तरह के जो आयनिक बॉन्ड्स बनते हैं जिसमें आयंस की फॉर्मेशन से, उनको हम क्या कहते हैं, जो उन कंपाउंड्स को हम आयनिक कंपाउंड्स कहते हैं। अब हम आगे देखते हैं, टेस्ट योर सेल्फ है हमारा पहला क्वेश्चन हमारा ये है, टेस्ट योर सेल्फ जो भी 4.1 है। व्हाई डज सोडियम फॉर्म अ केमिकल बॉन्ड विद क्लोरीन। तो हम देखेंगे कि सोडियम क्लोरीन के साथ क्यों बनाता है। अभी हमने सारा इसको देखा है कि सोडियम के पास आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है और वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, उसने सोडियम आयन बनाना है, और क्लोरीन के पास 7 है, वो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा और क्लोराइड आयन बना देगा, नेगेटिव आयन एनाइन बना देगा। तो दोनों के दरमियान फिर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो पैदा होगी, तो जो इनको बॉन्ड बना देगी और ये आयनिक बॉन्ड बन जाएगा। तो ये आंसर हमने लिखा है कि सोडियम बीइंग अ मेटल इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव। मेटल जो है इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं, यानी एंड टेंड्स टू लूज द ओनली वन इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल। अब सोडियम के पास एक ही आउटर मोस्ट शेल में है, तो उसकी टेंडेंसी ये होगी कि वो लूज कर दे अब आउटर मोस्ट शेल से एंड बिकम सोडियम आयन, और वो सोडियम आयन बना दे, एक केटायन बना दे। क्लोरीन बीइंग अ नॉन मेटल इज इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्लोरीन जो है वो एक नॉन मेटल है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एंड टेंड्स टू गेन दैट इलेक्ट्रॉन। तो वो क्या करेगी, वो इलेक्ट्रॉन, उसकी टेंडेंसी है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करे टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, और वो ऑक्टेट अपना कंप्लीट कर लें एंड बिकम क्लोराइड आयन। दे रिएक्ट एंड कंबाइन विद ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे का रिएक्ट करेंगे और कंबाइन हो जाएंगे ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से बिटवीन देम जो उनके दरमियान एंड फॉर्म सोडियम क्लोराइड, और सोडियम क्लोराइड बना देंगे। सेकंड इनका क्वेश्चन है, व्हाई डज सोडियम लूज एन इलेक्ट्रॉन एंड अटेन्स +1 चार्ज। तो हमें पता है कि सोडियम के पास आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो वो लूज करके पॉजिटिव आयन या केटायन बना देगा। Sodium has only one electron in its outermost shell. It tends to lose that electron and becomes sodium ion because after losing one electron, it has one more proton than electrons. तो ये एक प्रोटॉन ज़्यादा होगा तो इस वजह से वो क्या बना देगा, प्लस चार्ज आ जाएगा, +1 चार्ज इस पर आएगा, तो केटाइन फॉर्म हो जाएगा। हाउ डू एटम्स फॉलो ऑक्टेट रूल। एटम्स ऑक्टेट रूल्स को कैसे फॉलो करते हैं। तो एटम्स फॉलो ऑक्टेट रूल बाय गेनिंग, लूजिंग और शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स। हमें पता है कि एटम्स जो है ऑक्टेट रूल को कैसे फॉलो करते हैं, वो या तो गेन करते हैं या लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन को, या शेयर करते हैं। Thus they complete their outermost shell and acquire nearest noble gas electronic configuration and become stable. तो इस तरह वो गेनिंग, लूजिंग और शेयरिंग से क्या करते हैं, अपने आउटरमोस्ट शेल को कंप्लीट कर लेते हैं और नियरेस्ट नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को अटेन करके वो स्टेबल हो जाते हैं। विच इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व इन केमिकल बॉन्डिंग। कौन से इलेक्ट्रॉन्स जो है केमिकल बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व इन केमिकल बॉन्डिंग। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है जो बॉन्ड बनाते हैं वो बॉन्डिंग के प्रोसेस में, केमिकल बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं। इनर शेल इलेक्ट्रॉन डू नॉट टेक पार्ट इन केमिकल बॉन्डिंग। इनर शेल के जो इलेक्ट्रॉन हैं आमतौर पर वो केमिकल बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई डज ग्रुप 1 एलिमेंट्स प्रेफर टू कंबाइन विद ग्रुप 17 एलिमेंट्स। ग्रुप 1 के पास आउटरमोस्ट शेल में 1 है, उसको एक लूज कर देगा तो उसका आउटरमोस्ट शेल, सेकंड लास्ट शेल जो है वो आउटरमोस्ट शेल बन जाएगा, वो कंप्लीट हो जाएगा। और उसका ग्रुप 17 के पास 7 है, 1 गेन करेगा तो वो 8 कर ऑक्टेट उसका कंप्लीट हो जाएगा। तो इसलिए इन दोनों की क्या है, प्रेफरेंस है। तो ये हमने पहले भी इसको पढ़ा है। ग्रुप 1 एलिमेंट्स बीइंग मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड टेंड टू लूज द ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटरमोस्ट शेल एंड बिकम पॉजिटिव आयंस। Group 17 being non-metals are electronegative and tend to gain electron to complete their octet and become negative ions. They react and combine with each other due to strong electrostatic force of attraction between them, so they prefer each other. Why chlorine can accept only one electron? तो यार एक ही इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन है और एक ही स्पेस है उसके पास,
आउटरमोस्ट शेल में, तो वो एक ही इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकती है। क्लोरीन हैज 7 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स outermost shell. It requires only one electron to complete its octet. By accepting one electron, it acquires electronic configuration of argon, its nearest noble gas, and becomes stable. तो एक ही स्पेस है उसके पास आउटरमोस्ट शेल में, तो वो एक्वायर करके आउटरमोस्ट शेल कंप्लीट हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगी, आर्गॉन की नियरेस्ट जो उसकी नोबल गैस है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को अटेन कर लेगी और स्टेबिलिटी मिल जाएगी, जो कि हर केमिकल कॉम्बिनेशन, केमिकल रिएक्शन का के बाद जो असल चीज़ हासिल होती है वो स्टेबिलिटी है, जो कि ऑक्टेट जो डुप्लेट रूल से हासिल होती है। तो ये आज का हमारा लेसन था। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।